बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जनाब, गुज़श्ता जो 5-6 दिन हैं, यानी कि 9 मई से लेकर आज तक हमारे मुल्क में एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की कैफियत है। 9 मई के जो वाक़यात हुए वो तो यकीनन अचानक थे और एक गुस्से का इज़हार था। तो देखें, जब कोई भी इंसान गुस्से में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कम अज़ कम उसके बाद जो स्टेट का या स्टेट के अदारों का रद्द अमल आया वो गुस्से पर मबनी नहीं होना चाहिए था। वो एक वेल थॉट होना चाहिए था, एक वेल प्लान्ड होना चाहिए था और उसको ये देखना चाहिए था कि ये मसला जो है इसकी रूट काज यानी कि इसकी बुनियादी वजह क्या है और उस मसले को कैसे हल करना है। यकीनन अब इस मसले में बहुत सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हुआ। ये किसी सूरत में भी मेरे ख़्याल में तस्लीम नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी हमायत की जा सकती है। या चाहे ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी दूसरे शख्स को या किसी भी शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि किसी की प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान पहुंचाए। तो अगर कोई पहुंचाता है तो यकीनन उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबो गरीब और गंभीर किस्म की सूरत हाल है कि देखें, वो तो एक अवाम का रद्द अमल था, वो गलत था या ठीक था उस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं आज आपसे एक वकील की हैसियत से भी और उसके साथ साथ एक सोशल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में था या उससे पहले था तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं साइकोलॉजी पढूं और मैं सोशल साइकोलॉजिस्ट बनूं। तो मेरे पास उस दौर की बहुत सारी जो किताबें साइकोलॉजी की जो मैंने बाद में शौकिया पढ़ी अवेलेबल हैं और वक्तन फ़वक्तन मैं उनको पढ़ता रहता हूं। तो वैसे भी देखें, ये जो वकालत का प्रोफेशन है इसका साइकोलॉजी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसे देखें कि मेडिकल का प्रोफेशन है, हालांकि वो मेडिकल का प्रोफेशन है लेकिन डॉक्टर्स को बाकायदा तौर पर जो पेशेंट्स की साइकोलॉजी है वो पढ़ाई जाती है ताकि वो पेशेंट जो है उसको प्रॉपर तरीके से डील कर सकें। अगरचे हमारा जो लॉ का सिलेबस है LLB का या LLM का, उसमें कोई साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई वकील प्रैक्टिस में आता है, ख़ास तौर पे मैं अच्छे वकीलों की बात कर रहा हूँ जिनको पढ़ने लिखने से दिलचस्पी है, तो वो इस किस्म के जो डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं क्योंकि उनका पब्लिक के साथ राब्ता होता है और ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की पब्लिक के साथ वास्ता होता है। मैं आपको यहाँ पर ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो लिटिगेंट लोग होते हैं जो मुकदमे बाजी के लिए आते हैं या जो फिर अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स की तरफ रुजू करते हैं, या ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम जो है उनका इर्तिकाब करते हैं, ये आम लोग नहीं होते, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। ये आम लोगों से कहीं ज़्यादा ज़हीन, फ़तीन और क्लेवर किस्म के लोग होते हैं। तो यकीनन इनके साथ जिस शख्स ने डील करना हो उसके लिए भी इनकी नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज जो 9 मई को होने वाले वाक़यात हैं मैं उन पे कतई तौर पर कोई तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आ सकी। और ख़ास तौर पर देखें कि जब भी कोई इस किस्म का बड़ा हादसा होता है तो उसकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि एक गैर जानबदार, और अक्सर ये होता है कि हाई पावर्ड जुडिशल कमीशंस बनाए जाते हैं जो इस किस्म के वाक़यात जो हैं उनकी गैर जानबदारी से तहकीकात करते हैं और फिर उन वजूहात का पता चलाते हैं, उन फैक्टर्स का पता चलाते हैं या उन
समझ लें कि डेफिशिएंसीज का पता चलाते हैं कि जिनकी वजह से वो वाक़या रूनुमा हुआ। यकीनन 9 मई का वाक़या जो है एक बहुत बड़ा वाक़या है, और ख़ास तौर पर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है या गवर्नमेंट ने इसको यौम स्याह के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। तो इससे देखें, ये गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट इसे जिस तरह जी चाहे मनाए, अवाम का एक अपना रद्द अमल होता है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले ये ज़रूरी था कि एक कम अज़ कम किसी सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजेस की सरबराही में एक गैर जानबदार किस्म का कमीशन बनाया जाता, जो इस वाक़या के पीछे जो महरक़ात थे, जिन लोगों की वजह से ये वाक़या पेश आया, उनकी नफ्सियात की थी क्या थी, या फिर वो लोग जो इंतज़ामी मामलात के लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार थे, उनके पार्ट पर क्या नेगलिजेंस हुई, उसकी वजूहात का पता चलाते। तो मैं जनाब आज आपको ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, उनके पीछे जो मुख्तलिफ़ किस्म के महरक़ात हो सकते हैं, मैं उनके मुतालिक बहस करूँगा। और ये बुनियादी तौर पर एक नफ्सियाती और एक एनालिटिकल यानी कि तज्ज़ियाती किस्म का इशू है। यकीनन जो भी ज़िम्मेदारान मेरी ये बातें सुन रहे हैं, अगर वो इन पर गौर करेंगे तो वो किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच सकेंगे। उसकी वजह ये है, देखें कि जब भी कभी वायलेंस होती है तो वो अचानक नहीं होती, उसके पीछे कुछ महरक़ात होते हैं, उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। अगर उन वजूहात को ना जाना जाए और उन वजूहात का तदारक ना किया जाए तो फिर यकीनन उसी किस्म का वाक़या दोबारा भी हो सकता है। तो जनाब मैंने जो तज्ज़िया किया उसके मुताबिक, और ख़ास तौर पर जो नफ्सियाती आस्पेक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मेरे सामने जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल आए जिन पर तहकीकात होनी बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मसलन ये जो 9 मई के वाक़यात हैं या वाक़या है, उसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं। सबसे पहले ये सवाल किया जा सकता है कि ये वाक़यात क्यों हुए, इनके पीछे क्या वजूहात। नंबर 2 पर यह सवाल किया जा सकता है कि इन वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं या जो कुछ भी है, उनको तो हुकूमत ज़िम्मेदार गर्दान ही रही है। लेकिन देखें कि उसके बरक्स कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की भी थी, और ये लाहौर के सबसे अहम जो हिस्सा है उसमें ये वाक़या होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर में चीफ मिनिस्टर बैठता है, लाहौर में गवर्नर बैठता है, लाहौर में आईजी पुलिस बैठता है, और लाहौर में एक बहुत बड़ी नफरी हर वक्त पुलिस और फ़ौज की मौजूद होती है। तो वो सारे कहाँ थे और उनको किसने रोका था कि वो इस होने वाली वायलेंस जो है उसको रोकें। नंबर 3 पे ये सवाल है कि यहाँ पर ये बहुत ही अहम इशू है कि सिर्फ दफाई अदारे जो हैं उनको टारगेट क्यों किया गया, उसके क्या महरक़ात थे। यकीनन ये जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे ये एक आस्पेक्ट हो सकता है कि क्या ये सब कुछ जो कुछ हुआ ये दफाई अदारे जो हैं उनसे किसी किस्म की नफ़रत की वजह से हुआ। तो अगर नफ़रत की वजह से हुआ है तो फिर वो नफ़रत जो है उसकी वजूहात क्या हैं और ये किस तरीके से परवान चढ़ रही है। तो अगर यकीनन कोई इस किस्म की नफ़रत है तो उसका सद्देबाब किस तरीके से किया जा सकता है। नंबर 5 पे ये सवाल हो सकता है कि अगर जनरली देखा जाए तो लोग नफ़रत क्यों करते हैं। इस पर मैं अलग से भी एक प्रोग्राम करूंगा कि नफ़रत लोग क्यों करते हैं और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। फिर जनाब छठा सवाल ये हो सकता है कि क्या ये जो वायलेंस हुई, ये जो वाक़यात हुए, इनमें हुकूमत के कोई अदारे या कुछ अशख़ास या अफसरान ज़िम्मेदार थे, तो वो कौन थे और उनको क्या करना चाहिए था, उनको किस किस्म का रिस्पॉन्स देना चाहिए था। नंबर 7 ये है कि क्या ये जो हुकूमती इदारों की एक बहुत बड़ी नाकामी हुई है,
تو یقیناً اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومتی ادارے جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، تو پھر حکومتی اداروں میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے۔ نمبر 8 پہ یہ ہے، کیا جناب ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ڈائریکشن درست ہے، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نظام میں کسی قسم کی اصلاح کرنی ممکن ہے یا ہونی چاہیے یا نہیں۔ نمبر 9 پہ یہ جناب سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا ہمارے ملکی معاملات میں کس قسم کا کردار ہونا چاہیے، اور اس کردار کی کیا لیمیٹیشنز ہونی چاہیے، اور اس کو کس طریقے سے ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ کیا پہلے سے کوئی قانون موجود ہے جو سیاسی جماعتوں کے کردار اور رول کو ریگولیٹ کر رہا ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 10 پہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے قوانین میں، ہمارے آئین میں، یا ہمارے جو انتظامی ادارے ہیں ان کے قوانین میں کون کون سے نقائص ہیں یا خامیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ جو واقعات ہیں یہ روح پذیر ہوئے، اور ان کا کس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ جناب یہ کچھ سمپل مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں یہ تیسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ دیکھیں کہ جب فوج کی رٹ کو چیلنج کیا گیا تو وہ 1857 کی جنگ آزادی ہے، جسے انگریزوں نے میوٹنی یا بغاوت کا نام دیا، لیکن ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ پھر جناب جو دوسرا واقعہ ہوتا ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے، وہ ہے 1971 کا، جب ایسٹ پاکستان میں وائلنس ہوتی ہے اور بالآخر اس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا واقعہ جب سمجھ لیں کہ دفاعی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ اب یہ 9 مئی کو ہوا ہے۔ تو جناب دیکھیں کہ انگریزوں نے اپنے دور میں 1857 کی جو جنگ آزادی یا ریبیلین یا میوٹنی تھی، اس کی وجوہات کے لیے ایک کمیشن بنایا جس نے پھر اپنی ریکمنڈیشنز دی، اس کے مطابق پھر لاز بنائے گئے، اصلاحات نافذ کی گئیں۔ اسی طرح ہم نے جو 1971 کے واقعات تھے ان کی تحقیقات کے لیے حمود الرحمن کمیشن بنایا، جس کی ایک بہت کمپریہنسو قسم کی رپورٹ ہے، اگرچہ اس رپورٹ پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے۔ بہرحال اب چونکہ ایک واقعہ ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر یہ حکومت کی اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں یا ان کے سربراہان ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک امپارشل کمیشن بنائے جو اس واقعہ کی مکمل طور پر انکوائری کرے اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے تعین کرے۔ اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ جن نے وائلنس کی ہے ان کا تو تعین ہو رہا ہے، یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا بھی تعین کیا جائے کہ جن کی ناکامی کی وجہ سے، جن کی انتظامی فیلئر کی وجہ سے، یا جنہوں نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام نہ دیے اور یہ واقعات ہوئے، وہ کون لوگ تھے، اور ان کو بھی اقرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو ان کے خلاف بھی مقدمہ چلائے چلنے چاہیے، تو اگر وہ سول سرونٹ کے لوگ ہیں، سول سروس کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی نوکریوں سے برطرف کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں جناب، میں نے ایک جو ایشو ہے اس کا گہرائی کے ساتھ تجزیہ کر کے آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ دیے ہیں۔ میں تو بحیثیت ایک ریسرچر اور کریٹک یا اینالسٹ معاملات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، تو باقی یہ جو ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔